हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 ऊर्जा के स्रोत, ये आपका चैप्टर है। इसका हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ओके, ऑप्शंस 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन नंबर ए लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी गोबर गैस, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी कोयला। हम सबको पता है लकड़ी क्या है, बायोगैस ईंधन का स्रोत है। उसके बाद गोबर गैस भी क्या है, बायोगैस ईंधन का स्रोत है। लेकिन कोयला भी क्या है, कोयला भी हमारा बायोगैस ईंधन का स्रोत है। बट यहाँ पे जो है नाभिकीय ऊर्जा जो होता है ये बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस उत्तरदायी है ना, यानी उत्तरदायी कौन सा गैस है ये आपको बताना है। ओके, ऑक्सीजन अगर जितना ज़्यादा हमारी पृथ्वी पर हो जाएगा उतना बेहतर है ना। उसका NH3 यानी अमोनिया से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाइट्रोजन तो हमारे वायुमंडल में 78% पाया जाता है, तो और ओके हम सबको पता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ज़्यादा बढ़ेगा हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में, तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं, क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें होता है क्या, नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य और तारों का ऊर्जा जो है हमारी पृथ्वी तक आती है। अगर सूर्य और तारा में अगर नाभिकीय संलयन ना हो तो हम उन्हें जो है उनका प्रकाश नहीं देख पाएंगे, है ना। तो नाभिकीय संलयन इनके बीच होता है तभी हम देख पाते हैं। ठीक है, यानी सूर्य की प्रकाश किसके कारण आता है, नाभिकीय संलयन के कारण आता है। तारों को हम देखते हैं टिमटिमाते हुए, किसके कारण देख पाते हैं, नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, यानी कि नाभिकीय विखंडन जब होता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए यानी कि कंट्रोल करने के लिए क्या उपयोगी होता है, कौन प्रयुक्त होता है ये आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। लोहे का छड़, ऑप्शन नंबर बी स्टील का छड़, ऑप्शन नंबर डी कैडमियम का छड़ और ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम का छड़। कैडमियम का सिंबल होता है CD, ये एक तरह का धातु है। ठीक है, ओके चलिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा राइट, अब बताइए। तो याद रखिएगा इसमें जो होता है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कैडमियम का छड़ लिया जाता है जिसका सिंबल CD होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है, यानी कि नाभिकीय विखंडन में पहले से ही ऊर्जा मौजूद होता है। मुक्त मतलब उसमें आप ऊर्जा डालो या ना डालो, है ना, उसमें पहले से ऊर्जा उपस्थित है, इसका मतलब उसको बोलेंगे मुक्त ऊर्जा यानी कि फ्री एनर्जी, है ना। तो इसमें जो होता है फ्री एनर्जी किसी भी नाभिकीय विखंडन में, वो आपका होता है लगभग में माना जाता है आपका 200 मेगावोल्ट माना जाता है। ठीक है, यानी कि 200 MeV। ओके, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। ऊर्जा का सबसे विशाल प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। ओके, ये आपको बताना है। तो आप सबको पता है सूर्य की ऊर्जा जो होती है सबसे अधिक जो है विशाल होती है ना। नाभिकीय संलयन सबसे ज़्यादा इसी में होता है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, इसीलिए उसकी ऊर्जा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो सूर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट है बॉक्स नुमा और कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर का ताप हो जाता है ना। यानी कि बॉक्स नुमा और कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर जो है इसके अंदर ताप हो जाता है, कितना से कितना डिग्री हो जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये लगभग में हो जाता है 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो याद रखना है डेनमार्क को जो है पवनों का देश कहा जाता है। डेनमार्क को क्या कहा जाता है, पवनों का देश, यानी कि हवाओं का देश, है ना। डेनमार्क में होता है पवनों का देश इसलिए कहते हैं, ऊपर में देखते होंगे इस तरह जो है लगा हुआ होता है, वो चक्री घूमता हुआ रहता है। ठीक है, यानी इसी तरह जो है इससे पवन से जो ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसलिए पवनों का देश इसे कहा जाता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पवन विद्युत जनित्र, एक मिनट क्वेश्चन नहीं दिख रहा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल
कम से कम कितनी होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र मतलब समझ रहे हैं ना, अभी मैंने आपको एक फिगर देकर बताया था। इस तरह जो होता है पवन, इस तरह चक्री लगा होता है, 3-4 चक्री लगा होता है, ये घूमते रहता है हवा के घर्षण के कारण क्या होता है, ये घूमते रहता है ना जी ऊपर में, है ना। तो इसकी चाल कितनी होती है ये आपको बताना है। ओके, तो याद रखिएगा पवनों की जो जनित्र की जो चाल होती है वो माना जाता है आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चक्री जो रोटेट हो रहा है ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से रोटेट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का क्या उदाहरण है ये आपको बताना है। ठीक है, तो कोयला भी हम जानते हैं जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, लकड़ी भी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, गोबर गैस भी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। यानी कि इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोयला, लकड़ी, गोबर गैस सभी जीवाश्म ईंधन का क्या है, उदाहरण है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा को सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। यानी कि प्राचीन काल में, यानी कि पुराने काल में, है ना, ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था। यानी ऊष्मीय ऊर्जा को ज़्यादातर किससे प्राप्त किया जाता था, है ना, घास से, लकड़ी से, पवन से, या फिर बहता जल से, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि मतलब लकड़ी से जो है ज़्यादा जो है पहले जो है क्या बोलते हैं उसमें ऊर्जा प्राप्त किया जाता था। ठीक है, प्राचीन काल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लकड़ी। ओके, पवन से अगर जो करेगा ऊर्जा प्राप्त तो इसके लिए तकनीकी चाहिए, तो उसमें तकनीकी नहीं था, है ना। बहता जल के लिए भी तकनीकी चाहिए, मोटर लगा हुआ होता है तभी बहता जल से क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। घास से तो कोई खास नहीं ऊर्जा मिलेगा क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है खत्म हो जाएगा, लेकिन लकड़ी अच्छा देर तक क्या करता है जी, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ये तो फॉर्मूला आपने याद किया होगा, डेफिनेशन कि ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, गोबर गैस एक प्रकार की है, क्या है, गोबर गैस एक प्रकार की क्या है, तो गोबर गैस एक प्रकार की अभी मैंने आपको बताया था ना, बायोगैस है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बायोगैस। नेक्स्ट, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा तो जो होता है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ओके, नवीकरणीय ऊर्जा मतलब इंसान के द्वारा उत्पन्न बनाया गया ऊर्जा, है ना। तो सौर ऊर्जा तो इंसान ने बनाया, कोयला इंसान ने पैदा नहीं किया है ना। नाभिकीय ऊर्जा जो होती है, जो सूर्य के प्रकाश से आती है, ये भी इंसान ने नहीं पैदा किया, कोयला से इंसान ने नहीं पैदा किया। प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा, ये तो प्राकृतिक लगा हुआ है, इसका मतलब इंसान के इसमें कोई हाथ ही नहीं है। यानी सौर ऊर्जा जो लगा होता है, सौर पैनल से जिससे हम लोग रोशनी प्राप्त करते हैं, ये ऊर्जा जो है मनुष्य के द्वारा कृत्रिम ऊर्जा कहलाता है, इसीलिए इसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है जैव गैस एक उत्तम ईंधन है। जैव गैस एक उत्तम यानी अच्छा ईंधन है ना, क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। कितना % ये आपको बताना है। ओके, तो इसमें मीथेन गैस जो लगभग में 75% पाया जाता है। मीथेन गैस मतलब CH4 होता है ना, मीथेन गैस मतलब CH4 होता है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। अभी मैंने आपको बताया था एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा, अगर वो यहाँ से हम हटा दे तो नवीकरणीय ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा हम लोग उससे कहते थे जो कि मानव द्वारा वो ऊर्जा को जो है ऊर्जा की खोज किया गया हो, उसे हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। और वो नवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जो मानव द्वारा नहीं खोज किया गया, बल्कि पहले से ही पृथ्वी पर वो मौजूद है गॉड के द्वारा, है ना, ईश्वर के द्वारा पहले ही इस दुनिया में क्या है वो मौजूद है ना। तो इसमें से हम देखेंगे कि सौर ऊर्जा का जो निर्माण जो है वो साइंटिस्ट ने किया, यानी कि मानव कृत्रिम ये हो गया आपका। ठीक है, ये क्या हो गया, मानव कृत्रिम ऊर्जा हो गया। और पवन ऊर्जा जैसे ऊपर में इस तरह चक्री जो घूमते रहता है। ओके, तो ये भी इसका भी आविष्कार की साइंटिस्ट लोगों ने किया है ना, यानी ये भी क्या है आपका कृत्रिम ऊर्जा है, यानी कि मानव द्वारा प्राप्त ऊर्जा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट विद्युत ऊर्जा की खोज साइंटिस्ट ने किया, यानी कि जीवाश्मी ऊर्जा जो है जैसे कोयला हो गया है ना, खनिज लवण, बायोगैस है ना, ये सभी जीवाश्म ईंधन में आते हैं। तो यानी कि गॉड के द्वारा ऊर्जा जो पहले से इस दुनिया मौजूद है जीवाश्मी ऊर्जा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, कौन करती है ये आपको बताना है।
सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो सौर सेल करती है। सौर सेल क्या करती है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एक उत्तम ईंधन है यानी सबसे बेस्ट ईंधन इन चारों में से कौन है, ये आपको बताना है। ओके, कोयला क्या है? ये भी एक ईंधन प्राप्त करने का एक स्रोत है। लकड़ी से भी हम लोग ईंधन प्राप्त करते हैं, पेट्रोलियम से भी हम लोग ईंधन प्राप्त करते हैं, और जैव गैस से भी ईंधन प्राप्त करते हैं। लेकिन सबसे उत्तम माना जाता है जैव गैस को। सबसे उत्तम ईंधन का स्रोत किसमें माना जाता है? जैव गैस को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र ये जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जीवाश्मी ईंधन स्रोत के हैं, यानी कि इनमें से जीवाश्मी ईंधन स्रोत क्या है? नवीकरणीय स्रोत है, यानी कि मानव द्वारा निर्मित है, या फिर भगवान द्वारा पहले से दुनिया मौजूद है, यानी कि वो नवीकरणीय है, या फिर वैकल्पिक स्रोत है, या इनमें से कोई नहीं। ओके, तो ये आपका है वो नवीकरणीय स्रोत। जीवाश्मी ऊर्जा क्या है? वो नवीकरणीय स्रोत, यानी गॉड गिफ्टेड है ना। जैसे कोयला किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये गॉड गिफ्टेड है इस दुनिया में, है ना। तो ये सारे के सारे हो गए, क्या हो गए जी? जीवाश्मी ईंधन के स्रोत हो गए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ओके, तो सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर बना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टिहरी बांध जो ये जो बना हुआ है, ये बना हुआ है गंगा नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर। ओके, नेक्स्ट, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? यानी कि भारत जो है पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करता है ना। जैसे पवन उत्पादन में क्या होता है? इससे बहुत सारे जो है चक्री ऊपर में लगा दिए जाते हैं, एक अच्छे खंभा से इस तरफ इसे बनाया जाता है ना। और ये चक्री क्या करता है? ये वायु में इस तरह रोटेट होता है क्लॉकवाइज। तो इससे क्या होता है? बिजली उत्पन्न होती है ना जी। ओके, तो विद्युत उत्पादन करने में कौन सा मतलब कौन सा स्थान है? और भी बहुत देश है, लेकिन भारत का कौन सा स्थान है ये आपको बताना है। ओके, तो पवन ऊर्जा में जो है भारत का स्थान 5वां आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वें स्थान पे भारत विद्युत ऊर्जा उत्पादन में आता है, पवन ऊर्जा के द्वारा उत्पादन करने में। ठीक है, नेक्स्ट, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो सौर सेल में जो किया जाता है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, यानी कि सिलिकॉन का सिंबल SI होता है। ठीक है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है? ओके, तो ये करती है आपका विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ओटेक विद्युत संयंत्र केवल सभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। तो इसका ऑप्शन यहाँ 3 और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 डिग्री सेल्सियस का। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है जी? नाभिकीय संलयन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र ये आपका स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये आपका है राजस्थान में। ओके, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल जानते हो कितना है? 32 लाख नहीं, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये कुल क्षेत्रफल है राजस्थान का। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है ये ना जी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है बताया आपको? जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है।
लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है सबसे बड़ा? राजस्थान है। ओके, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ओके, तो कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र ये आपका स्थित है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। ओके ओके, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है काकरापाड़। काकरापाड़ नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? काकरापाड़ नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है गुजरात में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 के फिजिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किया है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू।